प्यारे बच्चों, आज हम लोग ईथर की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। बच्चों, ईथर की अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज देखें तो देखिए, ईथर्स आर वेरी मच लेस रिएक्टिव विद रिस्पेक्ट टू एल्कोहल एंड फिनाल्स। फिनाल और एल्कोहल की तुलना में ईथर्स बहुत कम क्रियाशील होते हैं। क्यों कम क्रियाशील होते हैं, ये आपको देखना है। देखिए, ये स्ट्रक्चर है ROR। जैसे कि एग्जाम्पल हम ले लें डाई एथिल ईथर का, तो डाई एथिल ईथर में आप देखिए CH3 CH2 O CH2 CH3 ग्रुप है। इस ग्रुप में आप अगर देखिए तो CH बॉन्ड इन्वॉल्व है, CC बॉन्ड इन्वॉल्व है और CO बॉन्ड है। आप जानते हो बेटा, एल्केन बहुत कम रिएक्टिव होते हैं क्योंकि उनमें केवल CC और CH बॉन्ड होते हैं। तो सिंपली C और CH बॉन्ड अगर ऑर्डिनरी केस में है तो ये बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं और CO बॉन्ड रिएक्टिव होता है। बट ईथर्स में दोनों तरफ R ग्रुप है। एल्कोहल्स में या फिनाल्स में अगर हम देखें तो एक तरफ एल्किल या एरिल ग्रुप है, दूसरी तरफ हाइड्रोजन है। इस हाइड्रोजन के नाते इनकी पोलरिटी बहुत अधिक होती है और ये ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। यहां पर ईथर्स में R और R दोनों तरफ एल्किल ग्रुप होने के नाते ऑक्सीजन की रिएक्टिविटी भी काफी कम हो जाती है और यही कारण है कि ईथर्स काफी हद तक इनर्ट होते हैं। बहुत कम रिएक्शंस ये शो करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एल्कोहल और फिनाल। तो आप देख लिए CH और CC बॉन्ड ईथर्स में बहुत कम रिएक्टिव है। CO बॉन्ड भी, बिकॉज दोनों तरफ एल्किल ग्रुप है, पोलरिटी उतनी स्ट्रांग नहीं है, बॉन्ड स्ट्रांग है, इसलिए ये कम रिएक्टिव होते हैं। अब बच्चों हमें ये देखना है फिर भी ईथर्स कुछ रिएक्टिव होते हैं और उनकी जो रिएक्टिविटी होती है स्पेसिफिक ग्रुप्स के कारण वो क्या हो सकती है। तो सबसे पहले देखिए, हम देखेंगे कि जो R ग्रुप है इसके कारण क्या रिएक्टिविटी हो सकती है, किस तरह के रिएक्शन शो कर सकता है। CO बॉन्ड या ऑक्सीजन ग्रुप की रिएक्टिविटी क्या होगी, और अगर कोई फेनॉलिक ईथर है तो बेंजीन रिंग जो होती है उसके कारण क्या क्या रिएक्टिविटीज हो सकती हैं। तो मेनली एल्किल या एरिल ग्रुप का रिएक्शन हम देखेंगे और ऑक्सीजन का रिएक्शन देखेंगे। इस तरह से हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करके देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिएक्शन ऑफ एल्किल ग्रुप। ऐसे रिएक्शन जिसमें एल्किल ग्रुप इन्वॉल्व होता है। एल्किल ग्रुप रिएक्शन, इनकी अभिक्रियाएं हम देखेंगे कि एल्किल समूह की अभिक्रियाएं या रिएक्शंस क्या है। तो बच्चों देखो, जैसे हम ले लेते हैं CH3O CH3 या कोई भी एल्किल ग्रुप ले लें, ये अगर हैलोजेंस के साथ ट्रीट किए जाते हैं तो हैलोजेंस के साथ ट्रीट करने पर इनका एल्फा हाइड्रोजन जो होता है ये हाइड्रोजन से पहले रिप्लेस होता है। लेकिन ये रिएक्शन डार्क में होना चाहिए। अगर डार्क में है तो एक या एक से अधिक एल्फा हाइड्रोजन रिप्लेस होते हैं। किंतु अगर यही रिएक्शन सनलाइट में या लाइट में, तीव्र लाइट में ये रिएक्शन होता है विद एल्कोहल्स, तो ऐसी कंडीशन में जनरली जितने हाइड्रोजन हैं सब रिप्लेस हो जाते हैं। एल्फा बीटा R सभी जितने हैं सब रिप्लेस हो जाएंगे। तो सबसे पहले आप देखिए एल्फा हाइड्रोजन क्या होता है। आपको मैंने कई बार बताया है कि जिस भी फंक्शनल ग्रुप को हम लेते हैं उससे जुड़ा हुआ पहला कार्बन एल्फा है। अब अगर इसमें मान लीजिए कई कार्बन है CH3 CH2 CH2,
एल्फा, बीटा, गामा, इस तरह से इनका हम नाम ले सकते हैं। तो जो पहला कार्बन एल्फा कार्बन है, इसके हाइड्रोजन को डार्क में रिप्लेस किया जाता है। लेकिन अगर सनलाइट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा तो जितने भी हाइड्रोजन हैं सब रिप्लेस हो जाते हैं। हम सिंपल से दो एग्जांपल ले लेते हैं। पहला है CH3 CH2O CH2 CH3 प्लस Cl2 इन डार्क। अगर अंधेरे में ये रिएक्शन होता है, एल्फा हाइड्रोजन रिप्लेस होगा और ये हो जाएगा CH3 CHO CH2 CH3 Cl HCl निकल जाएगा। अगर क्लोरीन या हाइड्रोजन एक्सेस में है तो ये हाइड्रोजन भी रिप्लेस हो सकता है, यहां भी हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकते हैं, लेकिन जनरली रिप्लेसमेंट एल्फा पर ही होगा। तो अगर एक्सेस में लिखा हुआ है तो आप डाई ट्राई प्रोडक्ट भी दिखा सकते। बट अगर यही सनलाइट में प्रेजेंस हो, सनलाइट के प्रेजेंस में होता है रिएक्शन, सनलाइट या सिंपल लाइट भी हो सकती है, तो जिसको हम H न्यू से शो करेंगे। यहां पर जो रिएक्शन होता है सारे हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे। 3 2 5 2 7 3 8 10 है तो 10 Cl2 हम यहां ले लेंगे, 10 हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे और ये बन जाएगा CCl3 CCl2 O CCl2 CCl3 प्लस 10 HCl। इस तरह से हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूटेड हमको ईथर्स मिल जाते हैं। तो बच्चों एल्किल ग्रुप का एक मेन रिएक्शन जो है हमने देखा ये है, ये इस पर हाइड्रोजन ग्रुप को हम हाइड्रोजन से रिप्लेस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं। एक और रिएक्शन बच्चों ईथर का जो है वह है इनका कंबस्टन या दहन। जैसे देखिए CH3 CH2O CH3, हम एथिल मेथिल ईथर ले लेते हैं। अगर इसको हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो कंबस्टन होने पर आप जानते हैं बहुत सिंपल सा है कि जितने कार्बन होंगे उतने CO2 बनेंगे। 1 2 3, यहां पर आप 3 CO2 लिख देंगे और जितने हाइड्रोजन हैं उसी के अनुपात में H2O। कितने हाइड्रोजन है? 3 2 5 3 8 H अगर हैं तो 4 H2O बन जाएंगे। अब ऑक्सीजन कितना हुआ? 3 2 6 प्लस 4 10। इसका मतलब हम यहां पर 5 O2 ले लें, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो जाएगा। इस तरह से कंबस्टन रिएक्शन किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आप लिख सकते हैं जिसमें जब भी कंबस्टन ऑर्गेनिक कंपाउंड का होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन H2O में कन्वर्ट हो जाता है और ऑक्सीजन ऑलरेडी जो भी होते हैं वो CO2 और H2O के फॉर्मेशन में यूज हो जाएंगे, बाकी ऑक्सीजन एटमॉस्फेरिक होती है। तो इस तरह से बच्चों कंबस्टन रिएक्शन हो गया। अब हम लोग देखेंगे रिएक्शन ऑफ O। ऑक्सीजन जो इथरिक फंक्शनल ग्रुप होता है इसका रिएक्शन क्या? तो सबसे पहला इसका है ऑक्सोनियम आयन। फॉर्मेशन वास्तव में ऑक्सीजन जो ईथर का होता है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ROR। इसके पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये अपना एक लोन पेयर किसी भी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट या इलेक्ट्रोफाइल को दे सकता है। जब ये किसी एसिड से ट्रीट किया जाता है, एसिड के H प्लस को ये अपना H प्लस को दे देता है, वो अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है और ऑक्सोनियम आयन बना लेता है। अब बच्चों जो ऑक्सोनियम आयन होता है
ये वास्तव में जब भी बनेगा तो एसिड से ट्रीट करने पर आर्गोनियम आयन जैसे ही बनता है, ये वाटर सॉल्युबल हो जाता है कुछ हद तक, बिकॉज आर ग्रुप आर्गोनियम आयन एक साल्ट बनाता है। जैसे हम एग्जांपल ले लें, अगर इसी को हम H2SO4 में ट्रीट कर दें, CH3CH3O प्लस H प्लस HSO4 माइनस, यहां पर हो जाएगा CH3OH प्लस HSO4 माइनस है। यह एक साल्ट है, इसीलिए वाटर में सॉल्युबल हो जाता है। लेकिन अगर एल्किल ग्रुप बड़ा होगा, सॉल्युबिलिटी घटती जाएगी, सिंपली जो हम जानते हैं। तो कभी कभी ये पूछा जा सकता है कि जब हम डाइमेथिल ईथर को H2SO4 में डिजॉल्व करते हैं तो घुल जाता है, किंतु वाटर में नहीं घुलता है, ऐसा क्यों होता है? तो इसका आंसर आप आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है, अगर आर्गोनियम आयन हमने देख लिया बन जाता है, तो इसका अगला रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएक्शन से हम देखते हैं। वहां पर ये लोन पेयर देके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है। तो फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड भी हम कर सकते हैं। और यहां पर यह होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जिसको हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक भी कहते हैं। बच्चों, जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से रिएक्शन करता है, जैसे हम मान लें RMgX, Mg जो होता है, इसके बैलेंस शेल में कुछ वैकेंट ऑर्बिटल d ऑर्बिटल्स होती हैं। यद्यप 3d ऑर्बिटल यूज नहीं कर सकता, ये ट्रांजिशन मेटर है नहीं, लेकिन पोलरिटी के नाते यहां पर Mg कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। तो जब ईथर का रिएक्शन होता है, एक्चुअली यहां पर हम मान लीजिए ले लेते हैं R, और हमने डाइमेथिल ईथर अगर लिया है, इसके 2 मोल यूज हो जाते हैं और ये बना लेता है RMgXO CH3 लोन पेयर Mg को दे देगा, और यहां भी वही होगा O CH3 और लोन पेयर Mg को देगा। इस तरह से ये एडक्ट बना लेता है। इथरेटेड, जैसे वाटर से हाइड्रेटेड होता है, वैसे यहां पर क्या होगा, इथरेटेड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाता है। इथरेटेड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाता है, और इथरेटेड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट काफी स्टेबल होता है। सिंपली देखा गया है कि अगर प्रोटॉनिक सॉल्वेंट में हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को डाल दें तो बहुत ही अनरिएक्टिव होता है, तुरंत एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है, हम इसका यूज नहीं कर सकते। और अन्य सॉल्वेंट्स में ये स्टेबल नहीं होता है, तुरंत ब्रेक हो जाता है। लेकिन जब ईथर में इसका हम रिएक्शन इसको डिसॉल्व करते हैं तो बनने वाला ग्रिग्नार्ड एजेंट काफी स्टेबल हो जाता है। इसीलिए ग्रिग्नार्ड एजेंट जनरली इथेरियल सोल्यूशन ही इसका यूज होता है जब ये कोई रिएक्शन करता है। तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, व्हाई ईथर इज या व्हाई ग्रिग्नार्ड एजेंट इज प्रिपेयर्ड इन ईथर। नेक्स्ट है, अब हम देखेंगे तो इसके कुछ और रिएक्शंस देख सकते हैं बच्चों। जब CO बॉन्ड ब्रेक होता है, ब्रेकिंग ऑफ CO बॉन्ड, CO बॉन्ड का रिएक्शन अगर हम देखें, ये आबंध या ये बॉन्ड जब टूटता है तो किस तरह के रिएक्शन होंगे। सबसे हम पहले देखेंगे रिएक्शन विथ एसिड हैलाइड्स। जैसे हम देखते हैं CHRO R' plus HX gives out RX plus
R डैश OH। यहां पर RO बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और RO बॉन्ड जब ब्रेक होता है एक एल्किल हैलाइड मिलता है, दूसरा ईथर मिलता है। अब एक चीज ये है जो रिमार्केबल है, नोट करने वाला है, वह यह है कि यहां पर R जो होता है बच्चों, ये स्मॉलर ग्रुप होगा, R डैश लार्जर ग्रुप होगा। इसका मतलब यह है कि हाइलाइड हमेशा स्मॉलर R का बनता है और जो लार्जर R होता है, एल्किल ग्रुप होता है, वो जनरली एल्कोहल फॉर्म करता है। अब आप एक क्वेश्चन कर सकते हैं ऐसा क्यों होता है? तो बहुत सिंपल सा रीजन इसका है कि HX ब्रेक हो जाता है H प्लस X माइनस में और ROR डैश H प्लस से रिएक्ट करके पहले बना लेता है ROR डैश H प्लस ऑक्सोनियम आयन। अब इस ऑक्सोनियम आयन पर अटैक करता है X माइनस आयन। X माइनस आयन अब उस एल्किल ग्रुप पर अटैक करेगा जहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा, जहां पर इसकी साइज छोटी होगी। जहां पर ये बल्कियर ग्रुप होता है, बल्कियर ग्रुप के नाते वो RO बॉन्ड पर आसानी से अटैक नहीं कर पाता है, इसलिए ये स्मॉलर ग्रुप को सिलेक्ट करता है और बना लेता है RX प्लस R डैश OH। तो हमें उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे क्यों स्मॉलर ग्रुप का हैलाइड बनता है, क्योंकि स्मॉलर ग्रुप को हैलाइड आयन प्रिफर करता है जब यह इस पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अभिक्रिया करता है। तो बच्चों, ये छोटी छोटी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट जो कि आपको फॉर द पर्पज ऑफ कंपटीशन और बोर्ड एग्जाम दोनों में ही काम आएंगे, इनको आप ध्यान से देख सकते हैं। अब इसके अलावा भी कई और रिएक्शंस हैं, जैसे आपने पढ़ा है H2SO4 से भी हमने देखा था कि आयन बनता है। अगर हम कांक ले लेते हैं, डाइल्यूट लेते हैं, तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बन सकता है। कांक लेते हैं तो जनरली ये आयन बनता है। तो ये रिएक्शंस आप देखिए, कोई प्रॉब्लम है तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके बाद बच्चों जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वह है कि ईथर अगर ऑर्गेनिक हाइलाइड्स या एनहाइड्राइड से रिएक्ट करेगा या फास्फोरस हाइलाइड से रिएक्ट करेगा तो किस तरह के प्रोडक्ट बनाता है। यहां आप देखिए, बच्चों देखिए, CO बॉन्ड अभी हमने बताया कि हाइलाइड्स के साथ देखें। सबसे पहले हम PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ देखते हैं। ROR डैश जब रिएक्ट करता है PCl5 से, यहां पर 2 मोल ऑफ RCl बन जाता है, या RCl प्लस R डैश Cl बन जाएगा अगर R और R डैश डिफरेंट है, और P जो होता है POCl3 बना देता है। बच्चों, PCl5 नॉट PCl3, आपको एक चीज ध्यान रखना है, PCl5 नॉट PCl3 एक बेस्ट ऑक्सीजन एक्सट्रैक्टिंग रिएजेंट है। ऑक्सीजन को कहीं से भी एक्सट्रैक्ट कर सकता है। आगे मैं समय आने पर रिएक्शन जब आएंगे तो आपको हिंट देकर दिखाता रहूंगा, समझाता रहूंगा। लेकिन अभी आप ये जानिए कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड अपने 2 Cl को लूज करके कहीं से भी ऑक्सीजन ले लेता है। यहां पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ले लेगा ये और बना लेगा POCl3 प्लस R 2Cl, दोनों R को दे देगा, RCl और R-Cl बन जाएगा। जैसा कि आपने एल्कोहल में भी देखा था
अगर PCl5 रिएक्ट करता है तो ये पहले PO ले लेगा, बना लेगा POCl3 प्लस R और H जो बचेंगे ये 2 Cl ले लेंगे, RCl प्लस HCl। यहां पर ये रिएक्शन सेम उसी तरह से, ये आपको ध्यान रखना। तो PCl5 इस तरह का रिएक्शन ईथर के साथ देता है। ये रिएक्शन आप PCl3 के साथ नहीं लिख सकते। नेक्स्ट है एसिड हैलाइड और एसिड एनहाइड्राइड। देखिए बच्चों, एसिड हैलाइड क्या होता है? पहले तो आप देखिए RCOOH, ये एसिड है, OH हटाए तो एसिड हैलाइड बन गया। अगर OH ना हटा करके हम RC डबल बॉन्ड O फिर से एक एसिड का मोल जोड़ दिए इसमें, ये एसिड एनहाइड्राइड है और ये एसिड हैलाइड है। दोनों के रिएक्शन जनरली आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफी हद तक सिमिलरिटी पाएंगे। यहां पर ये बॉन्ड भी ब्रेक होता है और ये बॉन्ड भी ब्रेक हो सकता है। यहां पर माइनस चार्ज, यहां पर प्लस होगा, यहां पर माइनस होगा, यहां पर प्लस होगा। तो एक चीज देखिए, इनकी प्रोडक्ट्स डिफरेंट भले ही हो लेकिन रिएक्शंस काफी सेम होते हैं। जब ईथर के साथ रिएक्शन होगा, जैसे मैं ले लेता हूं CH3O CH3 प्लस RC डबल बॉन्ड O Cl माइनस, तो देखिए इसको किसी भी तरफ आप ब्रेक कर सकते हैं। ध्यान ये देना है कि अगर ये सेकेंडरी या टर्शियरी है तो जिस तरफ सेकेंडरी या टर्शियरी होता है उधर से आसानी से ब्रेक हो जाएगा। यहां पर हम कहीं से भी ब्रेक कर सकते हैं, यहां से हमने ब्रेक कर दिया, इस पर प्लस होगा, यहां पर माइनस, इसमें यहां पर प्लस है और यहां पर माइनस है, ये भी बॉन्ड ब्रेक होगा। आप खुद देखिए, इस CH3 के पास Cl चला जाएगा, हो जाएगा CH3Cl प्लस RCO पर माइनस O जाके जुड़ जाएगा और एक एस्टर बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड O OCH3। इस तरह से एस्टर और एसिड हैलाइड मिलेगा। लेकिन अगर इसी की जगह पे हम RC डबल बॉन्ड O OC डबल बॉन्ड O R लेकर रिएक्शन करते हैं तो बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा। और आप देखिए RC डबल बॉन्ड O, इस पर प्लस है, यहां पर माइनस है, इस प्लस वाले पर ये माइनस वाला हिस्सा आके जुड़ेगा, ये हो जाएगा OCH3, एक एस्टर बना। अब इस वाले हिस्से पे क्या होगा, RC डबल बॉन्ड O माइनस है, इस पर CH3 प्लस आएगा। इस तरह से केवल एस्टर मिलता है, दोनों मोल सेम हैं तो कह सकते हैं एसिड एनहाइड्राइड एस्टर बनाते हैं, जबकि एसिड हैलाइड एस्टर के साथ साथ एल्किल हैलाइड भी बनाते हैं। तो इस तरह से बच्चों हम लोग इस रिएक्शन को देख लेते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, अब हम देखते हैं बेंजीन रिंग का। बच्चों बेंजीन रिंग के रिएक्शंस आपने पढ़े हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होता है वह इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं बच्चों जो होती हैं उनको अगर हम देखें बहुत आसान होती हैं, आसानी से इसको आप समझ सकते हैं। कैसे? देखिए, आपने एल्कोहल में फिनाल में इस चीज को अच्छे से पढ़ा है। क्या कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं? हाइलोजिनेशन, इस तरह से रिएक्शंस होती हैं। इन प्रेजेंस ऑफ हाइलोजन कैरियर प्लस हाइलोजन कैरियर के रूप में FeCl3 या ZnCl2 को जनरली यूज किया जाता है। कभी कभी AlCl3 भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन किसके साथ जुड़ता होता है?
आप जानते हैं सल्फोनेशन कांच H2SO4 के प्रेजेंस में होता है। अगेन है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन कब होता है आपको पता है, कांच H2SO4 प्लस कांच HNO3। नेक्स्ट है फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन जो होता है बच्चों, ये किसके प्रेजेंस में होगा इसको आप देखिए। तो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन दो तरह का होता है, एल्काइलेशन जिसमें हम RX और एनहाइड्रस AlCl3 प्रयोग करेंगे, इसको एल्कलीकरण हिंदी में कहते हैं। दूसरा है एसाइलेशन या एसिलीकरण, जो RCOX प्लस एनहाइड्रस निर्जली AlCl3 के प्रेजेंस में होता है। बच्चों ये रिएक्शन जैसे वहां पे थे सेम उसी तरह के होंगे। हाइलोजिनेशन में हाइड्रोजन जुड़ेगा, सल्फोनेशन में SO3H ग्रुप जुड़ जाएगा, नाइट्रेशन में NO2 ग्रुप जुड़ेगा और फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में एल्काइलेशन होगा तो R जुड़ जाएगा, एसाइलेशन होगा RC डबल बॉन्ड O जुड़ जाएगा। इन रिएक्शन को रिपीट करके समय बर्बाद करने से कोई फायदा होना नहीं है, इसलिए हम ये मान के चलते हैं कि रिएक्शंस को आप कंप्लीट करेंगे। देखिए जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि फिनाल की तरह क्या ये भी रिएक्टिव होते हैं, OCH3। तो बच्चों दो चीजें हमें जो ध्यान रखनी है कि जो भी एरोमेटिक ईथर्स होते हैं, अगर वो एरिल और एल्किल ईथर है, ये हमेशा इसकी रिएक्टिविटी को बढ़ा देंगे, अर्थात ये मोर रिएक्टिव देन बेंजीन है, मोर रिएक्टिव देन बेंजीन, बेंजीन से ज्यादा रिएक्टिव है, पहली चीज। दूसरा अर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तो दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। एक और चीज बता दें कि हाइलोजिनेशन जब भी होना होगा तो जरूरी नहीं है कि हम हाइड्रोजन कैरियर लें, हाइड्रोजन कैरियर ले लेंगे, रिएक्शन तेज हो जाएगा अगर, तो उस समय हमें ट्राई सब्स्टिट्यूटेड यानी जितने अर्थो और पैरा होंगे सब पर हाइड्रोजन हो जाएगा, रिप्लेस कर देगा, यानी यहां पर हाइड्रोजन हो जाएगा, यहां भी हो जाएगा और यहां पर ट्राई सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोजन हमें मिलेंगे। लेकिन अगर हम हाइड्रोजन कैरियर नहीं यूज करते हैं, सिंपली हाइड्रोजन यूज कर रहे हैं, तो भी हमें कार्बन डाइसल्फाइड में डिजॉल्व करके नॉन पोलर कंडीशन भी रखें तो भी हाइड्रोजन रिएक्ट करता है, क्योंकि ये बहुत रिएक्टिव होता है। OCH3 इसको उसी तरह से रिएक्टिव कर देता है जैसे फिनाल करता है। तो यहां पर रिएक्टिविटी ज्यादा होने के नाते अगर हम हाइड्रोजन कैरियर नहीं लेते हैं तो भी हाइड्रोजन रिएक्ट करता है, लेकिन तब अर्थो या पैरा सब्स्टिट्यूटेड मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ही प्राप्त होते हैं। अब उसके बाद है बाकी जितने रिएक्शंस हैं वो सिंपली उसी तरह से होते हैं जैसे बेंजीन में होते हैं। अंतर केवल है यहां पर अगर ये ग्रुप होगा तो रिएक्शन तेज होगा और ये अर्थो पैरा डायरेक्टिंग होंगे। तो बच्चों इन रिएक्शंस को हमें उम्मीद है कि आप करेंगे, नहीं आता है तो हमसे पूछेंगे। इस तरह से ईथर आपका कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड नेक्स्ट टर्म पे स्टार्ट करेंगे। लेकिन अगर कोई आपको प्रॉब्लम है, कोई कंफ्यूजन है, कोई प्रश्न है, क्वेश्चंस हैं, तो आप हमसे कमेंट में पूछिए, डायरेक्ट फोन करके पूछिए, हम आपको उसका आंसर देंगे। थैंक यू।